अस्सलाम वालेकुम, आई एम मिसबा आसिफ। आज का हमारा लेक्चर है ज़ूलॉजी रीजनिंग क्वेश्चंस पे। तो जो हमने अब लास्ट टाइम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था होम्योस्टेसिस, अब उससे रिलेटेड जो रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं पेपर में हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, वो है यहाँ पे हाइपोथैलेमस। ठीक है, उससे रिलेटेड क्या है, वाई इज़ हाइपोथैलेमस कॉल्ड द थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी। यानी कि हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी क्यों कहा जाता है। तो अब इसका रीज़न हम क्या देंगे। अच्छा, आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, तो आपने ना बहुत ज़्यादा छोटा सवाल के जवाब करके देना है और ना ही बड़ा करके देना है। बड़ा तो नहीं करना है बिल्कुल भी, इसलिए बड़ा नहीं करना है क्योंकि बहुत कम नंबर के होते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस और रिक्वायरमेंट भी इतनी होती है कि आप 4 से 5 लाइनें या बहुत ज़्यादा 6 लाइनों में उसको कंप्लीट कर दें। और अगर फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर अगर आपको राइटिंग स्पीड बहुत तेज़ करनी पड़ेगी। अब इसका आंसर देखते हैं कि हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी क्यों कहा जाता है। वैसे तो ये वाली हाइपोथैलेमस को हमने पूरा पढ़ा था फीवर वाले टॉपिक में, जब थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स पढ़ा था। अब यहाँ पे मैं रीज़न में है तो दोबारा से समझा देती हूँ। बिकॉज ऑफ स्विचिंग ऑन एंड ऑफ हीट कंजर्वेशन मैकेनिज़्म, यानी कि जो हीट कंजर्वेशन मैकेनिज़म्स होते हैं, हीट को सेव करने के मैकेनिज़्म होते हैं, उसको रोकता और शुरू करता है ये हाइपोथैलेमस। जब हाई टेम्परेचर होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये शट डाउन कर देता है हीट सेविंग मैकेनिज़्म। क्योंकि पहले ही बहुत गर्मी है, इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब मज़ीद हीट जनरेट होगी तो मज़ीद टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए ये हीट सेविंग मैकेनिज़्म को रोक देता है और करवाता है, फैसिलिटेट करवाता है एवापोरेशन, पांटिंग और वेजोडाइलेशन। और ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ी थी, ये क्या करवाती हैं, हीट को लॉस करवाती हैं ताकि टेम्परेचर जो है जो बढ़ रहा है वो नॉर्मल आए। एवापोरेशन स्वेटिंग के ज़रिए, पांटिंग जो हमने डॉग्स में पढ़ी थी, और वेजोडाइलेशन यानी कि वेजल डायलेट होती हैं ताकि स्किन पे ब्लड सप्लाई बढ़े और हीट लॉस हो। कॉन्ट्रेरी यानी इसके अलावा क्या होता है, एट लो टेम्परेचर, यानी कि अगर हम बात करें लो टेम्परेचर की, जब टेम्परेचर लो हो रहा होता है तो क्या होता है कि वही हीट सेविंग मैकेनिज़्म जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी कि पहले हीट सेविंग मैकेनिज़्म रुक रहे थे ताकि हीट जनरेट ना हो, अब क्योंकि ठंडा मौसम है, हीट की ज़रूरत है, तो हीट सेविंग मैकेनिज़्म दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि हमारा है प्रोटोनेफ्रिडिया आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लेम सेल्स। वाई प्रोटोनेफ्रिडिया को फ्लेम सेल्स क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें समझना है प्रोटोनेफ्रिडिया होता क्या है। प्रोटोनेफ्रिडिया जो होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ऑफ प्लेनेरिया। ये हमने पिछले अपने एक्सक्रीशन एंड प्लेनेरिया में पढ़ा था पूरा, जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स बोलते थे। अब ये यही पूछ रहे हैं कि फ्लेम सेल्स क्यों बोलते हैं। तो देखें, ईच फ्लेम सेल इज होलो इनसाइड, अंदर से होलो होता है। मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और ये इस तरह से अंदर इसका ल्यूमन जो होता है वो होलो होता है, अंदर से होलो होता है और उसके अंदर एक टफ्ट ऑफ सीलिया मौजूद होता है, यानी बंच ऑफ सीलिया, वो इस तरह से अंदर होते हैं इसके ल्यूमन में। ये बहुत सारे सीलिया होते हैं, वो जो सीलिया होते हैं इस तरह से आगे पीछे यूं यूं करके इस तरह से वाली मूवमेंट होती है ना, ये इस तरह से जैसे फ्लेम करती है यूं यूं कैंडल की, इस तरह की मूवमेंट करते हैं। बीट इन अ मैनर लाइक फ्लिकरिंग फ्लेम। अब क्योंकि ये फ्लेम की तरह इस तरह से मूवमेंट करते हैं, इस वजह से इसे कहते हैं फ्लेम सेल्स। अब इसके बाद है पांटिंग टेक्स प्लेस इन डॉग्स। वाई पांटिंग सिर्फ डॉग्स में क्यों होती है। अब पांटिंग का भी हम तरीका मतलब इसमें बता भी देंगे आंसर में कि पांटिंग होती क्या है। बिकॉज दे डोंट हैव स्वेट ग्लैंड्स, सही है, उनके पास जो है वाटर लॉस करने के लिए या एवोपोरेटिव प्रोसेस के लिए क्या नहीं होता है, स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं अपनी स्किन पर, इसकी वजह से वो पांटिंग परफॉर्म करते हैं। पांटिंग में होता क्या है, एफिशिएंट वे होता है जिसके ज़रिए जैसे डॉग्स वगैरह हाँपते हैं ना, तो वो हीट को लॉस करते हैं किसके ज़रिए, अपने मुंह के ज़रिए, अपनी ज़बान के ज़रिए और रेस्पिरेटरी पैसेज के ज़रिए। आपने डॉग्स वगैरह को देखा होगा, जब वो हाँप रहे होते हैं तो उनकी ज़बान भी बाहर निकली हुई होती है। इसके बाद जो है, अब ये होता क्यों है, ताकि हीट लॉस की जा सके, यानी कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो मज़ीद हीट जनरेट ना हो या बॉडी की हीट लॉस की जाए, तो उसका भी तरीका होना चाहिए ना। तो स्वेट ग्लैंड्स नहीं है तो पांटिंग परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा अगले में आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे है हाउ आर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी इन, कह रहे हैं हाउ आर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी इन केस ऑफ रीनल रिमूव फ्रॉम बॉडी।
वेस्ट प्रोडक्ट किस तरह से रिमूव होता है हमारी बॉडी से अगर रीनल फेलियर का केस आ जाए। सबसे पहले आपको पता चाहिए रीनल फेलियर होता क्या है। रीनल फेलियर क्या होता है, रीनल फेलियर में किडनी हमारी फिल्ट्रेशन जो ब्लड की कर रही होती है या फिर एक्सेस फ्लूइड को बॉडी से निकाल रही होती है, वो चीज़ बेसिकली नहीं कर पा रही होती है। तो उस चीज़ को हमें किस तरह से ठीक करना होता है। तो अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या परफॉर्म किया जाता है, एक टेक्निक, एक मेथड परफॉर्म किया जाता है जिसे कहते हैं डायलिसिस। सही है, तो डायलिसिस यूज़ किस लिए होता है, ताकि हम वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से रिमूव कर सकें, फिल्टर कर सकें और एक्सेस फ्लूइड जो होता है बॉडी में उसको भी अपने बॉडी से रिमूव कर सकें ट्रीटमेंट के तौर पर। किसकी, रीनल फेलियर की। अब डायलिसिस के जो है 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है हीमोडायलिसिस और एक पेरिटोनियल डायलिसिस। क्योंकि ये रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, उन्होंने पूछा किस तरह से रिमूव होता है, तो हमने बता दिया कि डायलिसिस के थ्रू इस तरह रिमूव होता है और उसकी 2 टाइप्स होती हैं। इन केस अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो आप इसकी भी 1-2 लाइन में डेफिनेशन लिख सकते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो हीमोडायलिसिस में जो है एक किडनी मशीन या एक मशीन आर्टिफिशियल किडनी टाइप यूज़ की जाती है जिसके अंदर डायलिसेट होता है। डायलिसेट उस फ्लूइड को कहते हैं जो कि जिसकी कंपोजिशन को केयरफुली एडजस्ट किया जाता है उसकी कंपोजिशन को, और वो फिर क्या होता है, वो किडनी मशीन के अंदर जो है एक मेम्ब्रेन पड़ी हुई होती है, एक ट्यूब पड़ी हुई होती है जो कि जिसकी मेम्ब्रेन यानी कि जो उसके आसपास का एरिया होता है वो पार्शियली परमिएबल होता है। तो जब जब ब्लड उस ट्यूब के ज़रिए से गुजरता है तो क्या होता है, वो सारा नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर जो एक्सेस फ्लूइड वगैरह होता है, एक्सेस सॉल्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड से डायलिसेट में आ जाते हैं। फिर वो डायलिसिस वो जो ब्लड है वो सर्कुलेशन में वापस चला जाता है। इस तरह से वापस चला जाता है क्योंकि वो फिल्टर हो चुका होता है, तो डायलिसिस का काम पूरा हो चुका होता है। अब ये 6 से 10 घंटे होती है, वीक में 3 टाइम होती है। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, एब्डोमेन में एक इंसिजन की जाती है, उसमें एक कैथेटर डाला जाता है पेरिटोनियल कैविटी में हमारे, और फिर क्या होता है, डायलिसेट एक बैग से अटैच होता है और दूसरी तरफ कैथेटर से अटैच होता है। तो कैथेटर के ज़रिए वो हमारी पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसेट डाल देते हैं। अब जब वहाँ ब्लड आता है तो उसकी कंसनट्रेशन इस तरह एडजस्ट होती है डायलिसेट की, सारे ब्लड से एक्सेस फ्लूइड वेस्ट मटेरियल ये सब डायलिसेट में आ जाता है, ब्लड वापस फिल्टर होकर चला जाता है और डायलिसेट जो उस कैथेटर से खाली वाले डायलिसेट बैग में वापस निकाल लेते हैं। इस तरह से भी ब्लड फिल्टर हो सकता है। अगर अब आपको बताना हो छोटा सा करके तो इसे कहते हैं यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल किडनी विच कंटेन डायलिसेट, इस तरह से लिख सकते हैं। और पेरिटोनियल डायलिसिस में लिख सकते हैं कि इट रिक्वायर एब्डोमिनल इंसिजन इन विच कैथेटर इज पुट इनटू पेरिटोनियल कैविटी and in which through catheter dilacet is put into peritoneal cavity and to filter the blood. इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पार्ट 2 में हमारे और रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।